हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज़ मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजियोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ब्लड और द ब्लड कंपोनेंट्स फ्रॉम द वन पर्सन इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द अनदर पर्सन। मतलब जिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्सन से जिसको हम लोग डोनर बोलते हैं उसका ब्लड किसी अदर पर्सन में जिसको रिसिपिएंट बोला जाता है उनमें जब ट्रांसफ़र किया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। मतलब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र करने के प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है। अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन जो होता है डन एज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर टू रिप्लेस द ब्लड सेल्स और द ब्लड प्रोडक्ट्स लॉस्ट थ्रू द ब्लीडिंग। मतलब ट्रांसफ्यूज़न बेसिकली क्यों किया जाता है कि यहाँ पे मान के चलो किसी ब्लड सेल्स में कोई किसी भी प्रकार की डिसऑर्डर्स हैं, इसके वजह से या फिर ब्लीडिंग अधिक हो गई है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है एक्सीडेंटल वजह से या फिर हीमोलिसिस की वजह से, तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली किन किन कंडीशंस में बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा जाता है और नेसेसरी हो जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एसेंशियल इन द फॉलोइंग कंडीशंस लाइक एनीमिया हो गया, हीमोरेज हो गया, ट्रॉमा हो गया, बर्न्स केसेस और सर्जरी। इन सभी केसेस में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जरूरी हो जाता है क्योंकि इन सभी केसेस में ब्लड लॉस देखने को मिलता है या फिर ब्लड का जो वॉल्यूम रहता है वो बॉडी में कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नेसेसरी हो जाता है। आगे हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे। बेसिकली कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, ताकि किसी भी प्रकार के वहाँ पे प्रॉब्लम्स न क्रिएट हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रिकॉशंस दैट टू बी टेकन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ है कि डोनर मस्ट बी हेल्दी। मतलब जिसका भी ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं दूसरे पेशेंट में, उसका जो ब्लड है वो कैसा रहना चाहिए, जो डोनर है वो हेल्दी होना चाहिए। साथ ही साथ उसे किसी भी प्रकार की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मेन डिजीज़ेस है जो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए उसमें आता है एसटीडीज, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जैसे कि सिफेलिस हो गया। साथ ही साथ डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस, एड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है कि ओनली कंपैटिबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज। तो जैसे कि क्या रहता है कि RH फैक्टर्स रहते हैं और ब्लड के ग्रुप्स के हिसाब से मतलब कंपैटिबिलिटी देखता है, तो जो ब्लड ग्रुप्स का है कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ, उनका ही ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। साथ ही साथ बोथ मैचिंग एंड द क्रॉस मैचिंग मस्ट बी डन। मतलब ट्रांसफ्यूजन करने से पहले बेसिकली मैचिंग और क्रॉस मैचिंग कर लेना चाहिए जिससे कोई भी कैजुअलिटी वहाँ पे क्रिएट ना हो। साथ ही साथ RH कंपैटिबिलिटी को भी कंफर्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिसर्च फैक्टर किसी में पॉजिटिव रहा और नेगेटिव रहा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से वहाँ पे क्लम्पिंग्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण जो पेशेंट की कंडीशन है वो और वर्स हो सकती है। इसी कारण से ये सारे चीज़ों को, ये सारे प्रिकॉशंस बेसिकली लेने चाहिए बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले कि अपार्टस ऑफ द ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी स्टरलाइज। जो भी अपार्टस हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, वो सारी चीज़ें कैसे रहनी चाहिए, स्टरलाइज रहनी चाहिए। साथ ही साथ टेम्परेचर ऑफ द ब्लड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी सेम एज द बॉडी टेम्परेचर। जो भी ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना रही है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड must be slow. The sudden rapid infusion of the blood into the body increases the load on the heart, resulting in the many complications. तो थर्ड क्या बोला गया है कि जो ट्रांसफ्यूजन होता है उसका प्रोसीजर स्लो होना चाहिए, क्योंकि अगर रैपिड इन्फ्यूजन किया गया ब्लड का इनटू द पेशेंट बॉडी तो ऐसे कंडीशन में हार्ट के ऊपर लोड बढ़ सकता है, जिसके कारण और सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हजार्ड्स ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी कैजुअलिटीज क्रिएट हो सकती हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले रिएक्शन मिसमैच्ड ब्लड। तो जब इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन रिएक्शन की वजह से कौन कौन से एक्शंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ रिएक्शन ड्यू टू मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो ऐसे कंडीशन में। फिर रिएक्शन ड्यू टू द फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब टेक्निक्स जिस तरह से बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चाहिए वो उस प्रकार से नहीं किया गया ऐसे कंडीशन में। और किसी भी प्रकार के ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस, ये सारे क्या कर सकते हैं, बेसिकली हजार्ड कॉज कर सकते हैं इन केस ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
तो सबसे पहले हजार्ड्स की बात करते हैं, रिएक्शन ड्यू टू द मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें बेसिकली ट्रांसफ्यूजनल जो रिएक्शंस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो मान के चलो कोई RH निगेटिव पर्सन है और उसको RH पॉजिटिव ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूज कर दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो रेसिपिएंट रहेगा वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम में क्या होता है, रिएक्शन उतना जल्दी इमीडिएटली अकर नहीं होता। यहाँ पे जो RH एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उसको डेवलप होने में बेसिकली 1 मंथ लग जाते हैं। तो जो ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड रहता है वो क्या होता है, वहाँ पे अग्लूटिनेट हो जाता है, मतलब क्लम्पिंग हो जाती है उसकी। और ये जो अग्लूटिनेटेड सेल्स रहते हैं उनको बेसिकली मैक्रोफेजेस लिसिस कॉज करते हैं, उनको डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। इसलिए यहाँ पे डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है और इसका जो इफेक्ट रहता है वो माइल्ड रहता है, इसलिए रिसिपिएंट को उतना ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता इन द केस ऑफ द फर्स्ट टाइम। अगर यही सेम चीज़ क्या होती है, अगर दूसरे टाइम भी कॉज होती है, मतलब दूसरे बार भी क्या होता है, एक RH निगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले से एंटीबॉडीज बनी रहती हैं रिसिपिएंट के ब्लड में, वो क्या होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जब भी RH निगेटिव को RH पॉजिटिव ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम दिया जाता है तो उतना अफेक्ट नहीं देखने को मिलता, लेकिन सेकेंड टाइम अगर रिपीट किया गया सेम चीज़ तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली सेवियर कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हजार्ड की बात करें, रिएक्शन ड्यू टू द मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो गया तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इक्विवेलेंट और मोर देन द पेशेंट्स ओन ब्लड वॉल्यूम। मतलब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसे बोलेंगे कि ऐसी कंडीशन जिसमें जितना पेशेंट के अंदर ब्लड है उतना या फिर उससे भी ज़्यादा ब्लड उसमें क्या कर दिया जाए, ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन आते हैं, सबसे पहले होता है वहाँ पे सर्कुलेटरी शॉक, मतलब पर्टिकुलरली इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक अनेमिया, जिसमें क्रॉनिक अनेमिया है, कार्डियक डिजीज या फिर रेनल डिजीज है, उनमें सर्कुलेटरी शॉक देखने को मिलता है। फिर हाइपरकैलेमिया ड्यू टू द इंक्रीज्ड पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन इन द स्टोर ब्लड। उसके बाद हाइपोकैल्सेमिया देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टेटनी हो जाती है बिकॉज ऑफ द मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ द सिट्रेट ब्लड। और फोर्थ कंडीशन जो देखने को मिलते हैं वो हीमोसिडेरोसिस देखने को मिलता है, मतलब इंक्रीज्ड डिपोजिशन ऑफ द आयरन इन द फॉर्म ऑफ द हीमोसिडरीन। तो ये किस में डिपोजिशन होता है, बेसिकली इन द ऑर्गन्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, हार्ट हो गए, लीवर हो गए। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो आयरन होता है वो ओवरलोड कर जाता है आफ्टर द रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन। ये सारे कंडीशन देखने को मिलती हैं। इसके बाद थर्ड हजार्ड की बात करें तो बेसिकली ये आता है ड्यू टू द फॉल्टी टेक्निक्स ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस और दूसरा आता है एयर एम्बोलिज्म। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द थ्रोम्बस। तो जिस वेन के थ्रू बेसिकली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और दूसरा कंडीशन आता है एयर एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ द एयर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, एयर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये फॉल्टी टेक्निक की वजह, मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं किया गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो ये केसेस देखने को मिलते हैं। फिर फोर्थ जो हजार्ड होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शंस। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन विदाउट द प्रिकॉशंस लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ द ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस लाइक HIV, हेपेटाइटिस B एंड A। उसके साथ साथ ग्लैंडुलर फीवर देखने को मिलता है, हर्पिस देखने को मिलता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये सारे कंडीशन किसमें, बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शंस, मतलब अगर अच्छे से प्रिकॉशंस नहीं लिया गया, साथ ही साथ जो भी अपैरेटस यूज़ होने वाले हैं उनको अच्छे से स्टेरलाइज नहीं किया गया, तो ये सारे इन्फ्लेमेशंस या फिर इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सब्सटीट्यूट्स के बारे में। तो बेसिकली ब्लड सब्सटीट्यूट क्या होता है कि जो भी फ्लूइड हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट इंस्टेड ऑफ द होल ब्लड इज नोन एज द ब्लड सब्सटीट्यूट। तो क्या होता है कि पूरा ब्लड की जगह ब्लड के साथ साथ कुछ ब्लड फ्लूइड्स को भी इन्फ्यूज़ किया जाता है इन द पेशेंट्स बॉडी, और जिन फ्लूइड्स को हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं उनको हम लोग ब्लड सब्सटीट्यूट्स कहते हैं। बेसिकली जो ब्लड सब्सटीट्यूट कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें आता है ह्यूमन प्लाज्मा, साथ ही साथ 0.9% ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जिसको हम लोग सैलाइन बोलते हैं, और साथ ही साथ उसमें 5% ग्लूकोज रहता है। और थर्ड चीज़ जो आता है कोलाइड्स लाइक गम, अकाशिया
इसिन ग्लास, एल्ब्यूमिन और एनिमल जो गिलेटिन होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या होते हैं, यूज़ होता है एज अ ब्लड सब्सटीट्यूट, जो कि इन्फ्यूज़ किया जाता है इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विद द ब्लड। नेक्स्ट चीज आता है बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, साथ ही साथ उसको रिप्लेस किया जाता है फ्रेश ब्लड या फिर प्लाज्मा फ्रॉम द डोनर। तो इसमें क्या किया जाता है बेसिकली कि पूरा जितना भी कंप्लीट पेशेंट का ब्लड है उसको उसका रिमूवल किया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है विद द फ्रेश ब्लड और द प्लाज्मा ऑफ द डोनर, इसीलिए इसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी कहा जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग प्रोसीजर कैरिड आउट इन द कंडीशंस लाइक जॉन्डिस, सिकल सेल अनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटालिस। इन सभी कंडीशन में बेसिकली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स कैरी आउट होते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि कंडीशन इन विच वी नीड द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, मतलब कौन कौन सी कंडीशन में बेसिकली एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी हो जाता है। तो बेसिकली हीमोलिटिक जो डिजीज रहते हैं इन केस ऑफ द न्यू बॉर्न, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, उसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ सेवियर सिकल सेल एनीमिक कंडीशन में, सेवियर पॉलीसाइथेमिया में, और टॉक्सिसिटी ऑफ द सर्टेन ड्रग्स, और सेवियर जॉन्डिस इन द न्यू बॉर्न बेबीज विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली, साथ ही साथ नॉर्मली जो नियोनेटाल जॉन्डिस रहता है जिसमें बेसिकली ट्रीट होता है बाय द एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेज, इट ब्रेक्स डाउन द बिलिरुबिन विच इज एक्सक्रीटेड बाय द लीवर। तो सेवियर जॉन्डिस कंडीशन में और टॉक्सिसिटी ऑफ द सर्टेन रेंस ड्रग्स हो गए, पॉलीसाइथेमिया हो गए, सेवियर सिकल सेल अनीमिया, इन सभी कंडीशन में बेसिकली हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं बेसिकली प्रोसीजर के बारे में कि जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है वो किस तरह से कैरी आउट किया जाता है। तो इसमें बेसिकली जो प्रोसीजर होता है इसमें क्या होता है कि जो रिमूवल एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लड होता है इन द स्टेजेस। यहाँ पे क्या किया जाता है, साइकिल्स ऑफ द फ्यू मिनट ड्यूरेशन देखने को मिलता है। सबसे पहले जो अफेक्टेड पर्सन रहता है उसका ब्लड स्लोली ड्रेन आउट किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में फ्रॉम द 5 to 20 ml डिपेंडिंग अपॉन द वेट, साइज एंड द एज ऑफ द पर्सन एंड द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन। उसके बाद दूसरा इक्वल अमाउंट ऑफ जो फ्रेश और प्री वार्म्ड ब्लड रहता है या फिर प्लाज्मा रहता है उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है थ्रू द इंट्रावेनस कैथेटर, और इसको कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए कैरी आउट किया जाता है। कैथेटर को उसी तरह छोड़ दिया जाता है उसी जगह पे, और कुछ समय बाद, मतलब कुछ घंटों बाद में ये प्रोसीजर को फिर से रिपीट किया जाता है। यह प्रोसीजर बार बार किया जाता है जब तक कि क्या हो जाए कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जितना एक्सचेंज करना है या फिर होल ब्लड जितना एक्सचेंज करना है वो एक्सचेंज नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसीजर बार बार क्या होता है, आफ्टर फ्यू आवर्स रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ द कलेक्शन एंड द रीइन्फ्यूजन ऑफ द पेशेंट्स ओन ब्लड। तो इसमें क्या जाता है कि पेशेंट का ब्लड जिसको इन्फ्यूज़ करना है उसका ब्लड कुछ समय पहले स्टोर करके रखा जाता है, और जब भी उसकी नीड रहती है तो उसको वापस से सेल्फ रीइन्फ्यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली सेल्फ डोनेशन भी कहते हैं, सेल्फ ब्लड डोनेशन। यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड दैट इज कलेक्टेड एंड फ्रॉम द पर्सन अदर देन द पेशेंट इज कलेक्टेड, इसको हम लोग एलोजेनिक या फिर हेट्रोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कहते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ऑटोलॉगस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लांट सर्जिकल प्रोसेसर्स में। कि मान के चलो कोई पेशेंट कुछ समय बाद क्या आता है, सर्जिकल प्रोसीजर में जाने वाला है, तो कुछ समय पहले क्या किया जाता है, उसका एडवांस में ब्लड को विड्रॉ करके स्टोर किया जाता है, जिससे बाद में उसको इन्फ्यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द सर्जरी अगर ज़रूरत पड़े तो। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बेसिकली क्या होता है कि ये किसी भी तरह का ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, किसी भी तरह के बैक्टीरियल या फिर वायरल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करता है, जैसे कि वायरस सच एस HIV और हेपेटाइटिस B को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और ये क्या करता है, जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होने वाले हैं ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द ब्लड, उसको भी ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बेसिकली ऑटोलॉगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो।